लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा 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 शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। मैं खता बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, वो करम बार बार करते हैं, वो करम बार बार करते हैं, वो करम बार बार करते हैं। और उन पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई, उन पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, और उनके गम में ज़हूरी चैन मिले, उनके गम में ज़हूरी चैन मिले, चारागर बेकरार करते हैं, चारागर बेकरार करते हैं, आपका इंतजार
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खैर रमज़ान में आपको आज फिर खुशामदीद कहेंगे। आज दूसरा रोज़ा है और जनाब हमारी जो तबीयत है वो बड़ी बेहतर होती जा रही है। मैंने देखा है कि रमज़ान की आमद से ही इस महीने का इतना खूबसूरत आगाज़ है, मौसम इतना खूबसूरत, अल्लाह ताला ने हमें उसमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। अभी तो महसूस भी नहीं हो रहा कि रोज़े रखे जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में आमतौर पर जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं ना, तो आपका जिस्म में एक शौक से गुजरता है, लेकिन वो शौक अभी हमें नहीं मिल रहा है। इसकी वजह मौसम भी हो सकती है, इसकी वजह मौसम भी हो सकती है, और इस महीने की खास जो चीज़ है ना, वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसको रिलेट नहीं कर सकते। इसका एक स्पिरिचुअल ताल्लुक है और उसी वजह से जो है ना रोज़े का पता नहीं चलता और बड़ी खैरियत से गुजर जाता है। आज भी जनाब खूबसूरत सा मेहमानों का गुलदस्ता हमने सजाया है और आज की इस ट्रांसमिशन में हम एक ख़ास टॉपिक पर बात भी करेंगे, रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के दूसरे रोज़े की, कि क्या रेसिपी जो है, नाते भी हम साथ साथ सुनते रहेंगे। तो अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे नात खां ज़िशान आरिफ साहब, क्या खूबसूरत नात आपने पढ़ी है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को मज़ीद परवाज़ दे। हमारे तवस्सुत से तो बहुत से नाज़रीन तक आपकी आवाज़ पहुँच चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आपको नहीं सुना है, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचे। ज़िशान, आपका रोज़ा कैसा रहा पहला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा चूँकि ये एक सादत की बात है और डेफ़िनेटली तमाम उम्मतों पे भी फ़र्ज़ थे और हम भी इससे बहरामंद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ हमारे प्रोफेसर साहिबान भी मौजूद हैं, एक खुसूसी गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, बल्कि वो आ ही गई हैं, बस वो अभी कुछ ही देर में आपको बिल्कुल। अच्छा जी, आपको पता है कि लाहौर की ट्रैफिक जो है जिस तरह से होती है तो उसमें थोड़ी ताख़ीर हो जाती है। प्रोफेसर फाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाज साहब, आज दूसरा रोज़ा है, कैसा लग रहा है आपको? भी ऐसे मेरी तरह लग रहा है कि बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि आज रोज़ा रखा हुआ है? आई थिंक वेदर बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना पता नहीं चला ऑनेस्टली। जिस तरह पहले मतलब गर्मियों के रोज़े हों तो सख्त होते हैं, मौसम बड़ा खूबसूरत है, प्लेजेंट है इस लाहौर, तो वैसे ही लाहौर के कलर्स और वो सारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब आप बताइएगा, पहला रोज़ा तो शानदार गुजरा, आपने कल ही इसका दावा कर दिया था, दूसरा रोज़ा कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, मैं हर साल इवन गर्मियों के भी रोज़े रखे, ये अल्लाह की मदद होती है, पॉसिबल नहीं है। ये बात सच्ची है कि अगर हम 7 बजे वैसे हम रूटीन में हम नाश्ता करते हैं तो 12, 1, 2 बजे क्रेविंग्स होती हैं, इंसान को दिल करता है कोई हल्का फुल्का खा ले, कोई तवज्जो होती है, बट रोज़े में कोई ऐसी बरकत है, ये वही देख सकता है जिसने रखा हो। सच्ची बात है, बिल्कुल ऐसा ही। कमाल, बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारी स्पेशल गेस्ट जिनका हमने कहा था कि आपसे मुलाकात करवाते हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नताशा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा जा रहा है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि शायद वेदर इतना अच्छा है, पता ही नहीं चल रहा कि रोज़ा रखा हुआ है हमने, और वो जो बीच में एक टाइम में भूख लगती है या प्यास लगती है, अब तो वो उसका भी एहसास नहीं हो रहा। आपका भी ऐसे? बिल्कुल, क्योंकि वेदर वाकई बहुत अच्छा है लाहौर का, पंजाब का वेदर। कराची में तो खैर गर्मी शुरू हो चुकी हुई अच्छी खासी, लेकिन शुक्र है कि मेरे रमज़ान जो है मोस्टली मैं लाहौर में ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लाहौर आके रमज़ान करूँ। तो लास्ट ईयर मैं सारे रोज़े नहीं रख सकी थी, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं नहीं रख पाई थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने पहले से ही अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया हुआ था कि इंशाअल्लाह मैं पूरे रोज़े रखूंगी। और वो जो आप कह रहे हो कि नहीं पता चलता, पता चलता है जब आप काम करते हो। अभी जो मैं स्टेयर्स चढ़ के आई हूँ ना, वो ये मुझे थोड़ी पता देर है, के लिए है, तो लेकिन मुझे खुश्क हुआ है ना एकदम से, प्यास का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि दिन में शायद थोड़ी सी धूप की वजह से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट यू, हमारे सेट की तरह जो है ना आपका लिबास भी उसी रंग का है। मिक्स तो नहीं हो रहे, लेकिन ये तो बात आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत ही जो है मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात जब आप तवील दौरानिए के लिए काम करें और रेस्ट के बगैर करें। जिनका काम वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं और जो स्पेशली आउटडोर काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, बिल्कुल उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। जो घरों में बैठे हुए एसी के बीच में, उनको तो चलो नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि स्प्रिंग में आया है, बाहर के मौसम में रमज़ान आया है, तो वो आपको तकवीयत कहीं ना कहीं तो देता ही है। हाँ बिल्कुल, वो वाली शिद्दत नहीं है जी। अब ज़रा अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज खैर रमज़ान में हम बात करेंगे कि ऐसे मसले पर जो करीबन हर घर में ही मौजूद है, लेकिन अक्सर वो ज़ेर बहस नहीं आता। वो क्या मसला है, वो क्या मौजू है? वो बच्चों की तरबियत का मामला है। क्या सख्ती वाकई अच्छी तरबियत है, या फिर हम अपने गुस्से को तरबियत का नाम दे देते हैं? जी गुस्सा आ गया था और बच्चे के साथ जो सलूक किया, फिर तरबियत के लिए कर रहे थे हम। ये जो नन्हे हाथ होते हैं ना नाज़रीन, ये कल का मुस्तकबिल थामने वाले हाथ होते हैं, मगर क्या हम इन्हें मजबूत बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं और आप
इन्हें जिस सांचे में ढालेंगे ये वैसे ही बन जाएंगे। आज हम बात करेंगे तरबियत की, मोहब्बत की, जिम्मेदारी की और मुस्तकबिल की, जो हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द खेल रहा है। और ये जानेंगे कि इस्लाम बच्चे की किफ़ालत, उसकी परवरिश और उससे कैसे बर्ताव की तलकीन करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, जिसको हमने सोचा कि आगाज़ में ही हमें डिस्कस करना चाहिए। एक एंगल और भी हमें देखना चाहिए कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में जहां पर हमारे इर्द गिर्द स्क्रीन मौजूद हैं और बच्चों से जान छुड़ाने के लिए अक्सर माँ बाप जो है स्क्रीन के हवाले कर देते हैं उनको, उसके बाद क्या नताइज इसके बरामद हो रहे हैं, इसका जिक्र करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोफेसर साहिबान से ही इस बात का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर नासिर, हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे दो दुनियाओं में जी रहे हैं, एक हकीकी दुनिया है और दूसरी वो दुनिया है जो डिजिटल है, जिसमें तमाम तर चीज़ें एवटार्स हैं बेसिकली, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन दोनों दुनियाओं में बैलेंस किस तरह से करें, ताल्लुक और अपनी वाबस्तगी जो हमारी अपनी जड़ों से है वो कैसे बहाल रखें? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। बहुत ही अच्छा मजमून आपने चुना, जितनी आपको मुबारकबाद दी जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। आज के ज़माने में बच्चों की तरबियत ऐसा एक निगलेक्टेड मौजू है और हम इसे तकरीबन नज़रअंदाज कर चुके हैं। मौजूदा ज़माने में हमें पता ही नहीं कि इंसान की फजीलत तरबियत में है, रिप्रोडक्शन में नहीं है। हर चीज़ के बच्चे होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, परिंदों के भी होते हैं, और इंसान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो इस बेस पर कि जो बच्चे इस दुनिया में आए उनको बेहतरीन इंसान बना के अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक, अपने सोसाइटी मुआशरे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आज के ज़माने में एक नौजवान जो बच्चा हमें चाहिए आज से 20 साल बाद हम आज उस पर काम करके उसको वैसा बनाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बड़ों की, वालिदैन, असातिज़ा, मीडिया सब इसके ज़िम्मेदार हैं कि नेकी की तरबियत करके बच्चों को तैयार किया जाए। उसकी एक सबसे बड़ी और ज़रूरत भी है वो ये कि इंसान जिस इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों के मादे रख दिए गए ना, नेकी के मादे को परवान चढ़ाना है वालिदैन ने, मुआशरे ने, असातिज़ा ने। वो इस नेकी के मादे पर काम करके बच्चे को नेक बनाना है, बच्चे को लायक बनाना है, बच्चे को काबिल बनाना है। और बुराई का मादा जो इंसान के अंदर, बदी का मादा है, उस पर शैतान काम करता है। शैतान इंसान को, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक वादा किया था कि उसने कहा था लअग़वियन्नहुम अजमाइन, ए अल्लाह मैं इन सारों को अगवा करूँगा, मैंने उठा ले जाऊँगा, नेकी के रास्ते से दूर कर दूँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। या अल्लाह तू अपने अक्सर बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, ये अच्छे लोग तू इनको नहीं देखेगा, ये नेक नहीं होंगे, मैंने हर तरफ से आके अगवा करूँगा, बहकाऊँगा। अब हमारा मुकाबला शैतान के साथ है। उस बच्चे पर शैतान अपनी सारी डायबोलिकल पार्स के साथ पूरी तरह उस पर एक्ट अपॉन कर रहा है। और दूसरी तरफ हम हैं, वालिदैन हैं, बड़े हैं, जिन्होंने उस बच्चे को शैतान से बचा के नेकी की राह पर कायम रखना है। हुआ क्या, जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है इस दौर में, हम वो जिन्होंने नेकी की राह पर चलाना था हम बेफिक्र हो गए, हमने उसकी परवाह नहीं की, नेकी की राह पर चलाने के लिए कोशिश नहीं की, स्ट्रगल नहीं की, जो हमारा फर्ज था हमने उससे गफलत की और सख्त गुनाहगार हुए। वो जो वैल्यू सिस्टम था वो हम मुजरिम हैं। सच्ची बात ये है, बच्चों की तरबियत हमारा फर्ज है। ये ऐसा नहीं है कि कर दी तो ठीक है, ना की तब भी ठीक है, ऐसा नहीं है। हम इसका जवाब देना पड़ेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया, अगर पानी की एक घूंट का भी जवाब देना है तो क्या अपनी औलाद का जवाब नहीं देना कि उनकी कैसी तरबियत की थी, उनको कैसे पाला था, उनको कैसे बड़ा किया था, जैसा हम बनाना चाहते थे क्या हमने वैसा उनको बनाया या नहीं बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जैसा बच्चे को जन्नती बनाना चाहे माँ और बाप, जन्नत का औसत अब्वाबिल जन्ना, जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। ये वालिदैन के हुकूक में ये बात आती है, मगर इसको वालिदैन के राइट्स में भी देखा जाए, फराइज में भी, ड्यूटीज में भी, कि वालिदैन अगर चाहे एक दरमियाना दरवाजा है, एक के पांव के नीचे जन्नत है, तो औलाद जन्नती क्यों ना बने।
दुरुस्त। अगर ये मेहनत करे तो औलाद जन्नती क्यों ना बने। तो जिनकी औलाद जन्नती नहीं बन रही उन माँ बाप से कुछ भूल हुई है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा फाज साहब, जिस तरह से हम अपने रवैये को, जिस तरह मैंने बात की कि जस्टिफाई कर देते हैं, और इस मसले पर हम अक्सर बात नहीं करते कि जो भी हम कर रहे हैं वो बच्चे की तरबियत के लिए कर रहे हैं, अगर उसके साथ सख्ती करें और बेजा सख्ती करें, इवन के हाथ उठाने की हद तक भी, तो ये सारी चीज़ें क्या इस्लाम में एक्सेप्टेबल हैं? क्या इनका वालिदैन को भी जवाब देना पड़ेगा, जिस तरह का रवैया वो अपनी औलाद के साथ रखते हैं, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया पेरेंट्स के जो हुकूक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरे तरफ भी उसी तरह राइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हम एम्फसाइज़ नहीं करते। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मुबारका का मफहूम है, अपने औलाद की तकरीम किया करो, ऑनर योर ऑफ स्प्रिंग्स। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मेहराबो मेंबर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करती। बिल्कुल, ये जो बेजा डांट डपट है, बेजा सख्ती है, ये दीन के ईथॉस के बिल्कुल खिलाफ है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेरेंट भी थे ना, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा तो ज़ारा को कैसे रेज किया? सुभान अल्लाह। ही रेज बीबी फातिमा जस्ट लाइक अ फ्लावर। इमाम हसन इमाम हुसैन को मौला मुर्तज़ा ने, बीबी सैयदा ने कैसे रेज किया? जो बेजा सख्ती है ना, जो ड्यूरेस या प्रेशर टैक्टिक आप इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा बैकफायर करता है। इट विल ऑलवेज बैकफायर। आपकी सख्ती से आप बच्चे के हिडन टैलेंट्स को दबा देते हैं, आप उसकी पोटेंशियल को क्रश कर देते हैं। अब मॉडर्न डेज में वर्क प्लेस के अंदर भी थेरीज हैं। एक को कहते हैं थेरी एक्स, एक को कहते हैं थेरी वाई। थेरी एक्स में आपकी जम्पशन ये है कि इंसान बुनियादी तौर पे सुस्त है, काहिल है, 2 नंबर है, तो मैं फोर्स इस्तेमाल करके इससे काम लूंगा तो फिर ये काम करेगा। वेस्ट भी थेरी एक्स को रिजेक्ट कर चुकी है, वो कह रही है थेरी वाई। इंसान बुनियादी तौर पे पोटेंशियल रखता है, इंसान के अंदर टैलेंट है, आपने उसको टैलेंट नरिशमेंट वाला एम्बियंस इन्वायरमेंट देना है, वो ब्लूम करेगा, वो अपनी पोटेंशियल दिखाएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज ये किया। अनस बिन मालिक आपके सर्वेंट हैं, वो बच्चे हैं, लेकिन वो आपके घर के काम करते हैं। अब क्योंकि ही इज अ चाइल्ड, तो वो कभी बाहर जाके खेलना शुरू कर देते हैं, जो जिम्मेदारी लगाई हुई है वो जिम्मेदारी भूल जाते हैं। एज ही इज अ चाइल्ड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं होते कभी हल्का सा टैप करके ना कि यार वो काम कहा था तुमने किया नहीं। हजरत अनस बिन मालिक सेज कि वो जो 7-8 years that I had with Prophet sallallahu alaihi wasallam were the best years of my life. सुभान अल्लाह। तो हमने अपने बच्चों को नर्चर करना है, नरिश करना है फूलों की तरह। ये डंडा, ये खौफ, ये ड्यूरेस, ये दीन की कतई तौर पे स्पिरिट नहीं है। प्रॉफिट के सामने यंग जो सहाबा थे ना, मैं बहुत से वाकयात प्रोफेसर साहब भी कोट कर सकते हैं, मैं भी कोट कर सकता हूँ, ऐसे डायलॉग्स, ऐसे सवालात उन्होंने किए जो आज शायद हम पब्लिकली अपने पेरेंट्स से क्या, हम अपने दोस्तों से एट टाइम्स नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे सवालात ब्लंट अंदाज में पूछे, प्रॉफिट नाराज नहीं हुए, प्रॉफिट ने उन सवालात के जवाब दिए, प्रॉफिट ने जो एक क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन था वो इनायत किया, सोल्यूशन उस बच्चे को, उस नौजवान को दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर ये सख्ती वाला पाथ पे जाएंगे ना, और ये जो जान छुड़ाने वाले पाथ पे जाएंगे, ये दोनों पाथ्स जो हैं ये डेंजरस हैं। आगे हम वो डिजिटाइजेशन के ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो नताशा आप बताइएगा, आपको लगता है हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद अपना बड़ा खून जल रहा होता है उन माओं को देख के जो आजकल की माएँ कह सकते हैं, जिनकी शादी अभी कोई 7-8 साल 10 साल पहले हुई है और जिनके बच्चे अभी 6-6 5-5 साल के हैं। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमें जो तरबियत दी हुई ना, मुझे वो याद आती है। तो फिर मेरा खून जलता है कि आपने बच्चा अगर आपसे कुछ मांग रहा है या आपके पास आना चाह रहा है, आपके पास बैठना चाह रहा है, आपका टाइम मांग रहा है, तो एक माँ उसको या आईपैड या फ़ोन ऑन करके दे देगी, भाई जान छोड़ो, ठीक है, बस ठीक है, ओके, ये ईजी हो जाओ, ये लो, लगा लो, देख लो। अब बच्चा उस फ़ोन में जो मर्जी निकाल रहा है, जो मर्जी खोल रहे हैं। बच्चे आजकल के वो हम बच्चे नहीं हैं। हम तो 15-15 साल के हो गए थे, मुझे तो कंप्यूटर भी सब सही समझ नहीं आता था, फोन नहीं समझ में आता था। आजकल के बच्चे 3-3 4-4 साल के इतने तेज हैं कि उनको पता है कि हमने कहाँ जाके क्या सर्च करना है, जो सच्ची बात है, और कहाँ पे क्या मामा ने कौन सी स्क्रीन खोल के दी थी और कैसे ऑपरेट करनी है चीज़ों को।
तो माएँ जो अपनी जान छुड़वाने के लिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ या अपनी दोस्त के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बैठी बात कर रही हूँ, अपनी सास के साथ, बच्चे से जान छुड़ा लो, फ़ोन दे दो, आईपैड दे दो, अच्छा। कोई गेम खोल के दे दो, तो ये गलत है। आप क्या सिखा रहे हो अपने नताशा, अगर उनसे भी जिक्र किया जाए इन माओं से कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो पिछली माएँ थी वो तो ऐसा करती थी, वो तो वैसा करती थी, तो वो अक्सर कहती हैं कि भाई हमारे दौर में ये सहूलत मौजूद है तो क्यों ना इस्तेमाल की जाए। तो हमारे दौर में भी थी यार, मतलब मोबाइल तो थे ना, घर में टेलीफोन भी थे, हर चीज थी, लेकिन माँ बाप ने एक लेवल की सख्ती भी रखी हुई थी, उस लेवल की कि जहाँ पे बच्चे खराब ना हो। मतलब मुझे अगर अपनी किसी फ्रेंड की तरफ जाना होता था, मुझे याद है अव्वल तो इजाजत नहीं मिलती थी, और अगर मिलती थी तो मेरी अम्मी मेरे साथ जाती थी मेरी दोस्त के घर पे। वो बेशक अपनी उसकी मेरी अम्मी जो हैं वो मेरी दोस्त की अम्मी के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मार रही होती थी, लेकिन साथ लेके वापस आती थी। मतलब वो उनको ये लगता था उस जमाने में तो इतना डरना ही नहीं चाहिए था, अब डरना चाहिए। राइट, अब है ये डरने वाला। ये तो आप दुरुस्त कह रही हैं, यानी बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। अगर आपने उन्हें इस डिजिटल दौर में गैजेट से आप दूर नहीं रख सकते तो बैलेंस तो होना चाहिए। इस पर आगे हम मजीद बात करते हैं। खैर रमज़ान में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है डिजिटलाइजेशन पर और उसके असरात पर कि हमारे बच्चों पर उसके क्या असरात आ रहे हैं, वालिदैन को क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एक नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए। और हमारे प्रोफेसर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। प्रोफेसर नासिर, हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह की डिबेट पहले चल रही थी कि माएँ कहती हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो हम इस्तेमाल क्यों ना करें, तो इसका सही और गलत इस्तेमाल भी कुछ हो सकता है? देखिए, ये तो खैर सारों को ही पता है सही गलत का। मुझे जो मेरा दर्द है वो ये है कि वालिदैन टोटली बेपरवाह हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे कि उन्होंने तरबियत करनी है। मैं अगर आज सारा टाइम यही जोर दूँ आपके हर सवाल के जवाब में कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, और तरबियत का वक्त कब शुरू होता है, खत्ता बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाता है। वालिदैन ने बच्चे को एक ख़ास समत में, एक ख़ास डायरेक्शन में लेके चलना है। आज हमारी इतनी आबादी हो गई, मतलब तादाद बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज़्यादा आबादी हो गई, क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, क्वालिटी है ही नहीं। इतनी ज़्यादा आबादी है, वो थोड़ी थोड़ी आबादी के लोग हमसे आगे निकले हुए हैं, हमने सोचना नहीं है। हमारे वालिदैन ने, आप दुनिया भर में देखें, आप चले जाएँ जिन ममालिक हम नाम इसराइल जाएँ, उन्होंने हर वक्त अपनी वो अपनी बुक्स पकड़ी होती है, मजहबी किताबें पढ़ते हैं, हर वक्त अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चे की पैदाइश से पहले मदर को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उन्हें पता है उन्होंने तरक्की करनी है, हमने क्या करना है। हमारे वालिदैन को पता ही नहीं कि हमने करना क्या, हमने अपने बच्चे को बनाना क्या है। हमारी माओं को फिक्र नहीं है, हर वक्त टीवी देखते रहना, हर वक्त मोबाइल खोले रखना। बच्चा जब पैदा होता है तो इसकी लत लेके पैदा हो रहा है आजकल। बच्चा मोबाइल के शौक साथ लेके पैदा हो रहा है, और जब बोलना शुरू करता है तो पहली दफा ही कोई ऐसा नगमा बोलता है, कहते हो हमने तो सिखाया ही नहीं, आपने तो सिखाया है, और किसने सिखाया ये। अच्छा, मुझे बात याद आती है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा, ये गालिबन एमिली डिकिंसन का है या मुझे याद आ जाएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक नावल है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिखा, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम जिनी जो ना अब अपनी सॉइल से कट गए हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के लोग। अच्छा। उसने पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया कि बच्चों को मुआशरे से दूर ले जाके पालें तो वो सारे गुनाहगार हो गए। वजह, जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी, पूरा मुआशरा जिम्मेदार है आइंदा आने वाली नस्ल का। माँ बाप, असातिज़ा, टेलीविजन प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम, मैंने आपको शुरू मुबारकबाद दी, ये मेरा दर्द है, मेरे दिल के करीब है ज्यादा। हमें जोर देना है, माँ बाप को जागना है। जब आप कंसीव कर लेते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, आपको अपनी सारी जिंदगी बदलनी चाहिए। आपकी अपनी पेरेंटिंग जरूरी है, अपने शौक छोड़ दें, अपने काम छोड़ दें, आपने एक नई नस्ल तैयार करनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फाज साहब, जिस तरह से इस एंगल पर गुफ्तगू अब चली गई है कि हमें अपनी प्रैक्टिस से ही जो बच्चे हैं उनके रवैयों में भी तब्दीली लानी है, वो तबाही या बर्बादी जो हम किसी हद तक अब कर चुके हैं, उसको रिवर्स अब कैसे करना है? अब तो आदत डल चुकी है और ज़रूरी भी है किसी हद तक बच्चों को गैजेट्स मुतारिफ कराना भी, क्योंकि पढ़ाइयाँ जो हैं वो उस तक चली गई हैं। बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा ये कि वहाँ से वापसी कैसे हो? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स की सुपरविजन बड़ी ज़रूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो सुपरविजन के साथ होगी, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ना एक गल्फ पैदा हो जाती है, गैप पैदा हो जाता है।
इस गल्फ को पहले आपने ख़त्म करना है। पेरेंट्स ने बच्चों का हकीकत में दोस्त बनना है। ये लफ्जी बात नहीं है, ये हकीकत है। आप जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट के दौर में जाते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स की और बच्चों की दोस्ती नुमा ताल्लुकात आपको नजर आते हैं। बच्चे कन्फाइड कर लेते थे, हर तरह की बात कर लेते थे। वो जो गैप आया ना, पहले उसको हमने ब्रिज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, मजहब के थीसिस में अगर कोई शख्स एक ऑल्टरनेटिव रेल में रह रहा है, रियल वर्ल्ड में नहीं रह रहा, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक बात है। आप एक्स्ट्रा रिलीजियोसिटी भी अगर आपके अंदर है और आप इस दुनिया के जिम्मेदारियों से कटे हुए हैं, तो प्रॉब्लम में है। पेरेंट्स को चाहिए कि टेक्नोलॉजी का सुपरवाइज यूजेज तो कराएं, लेकिन बच्चे को प्लेग्राउंड में लेके जाएं, वो खेलें वहां पे, अपनी फिजिकल ग्रोथ, बिल्कुल वक्त वहां पे भी सर्फ होना चाहिए, वहां पे भी होना चाहिए। खाली अगर आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर रहे और कहा कि क्योंकि आजकल के गैजेट बड़े इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनकी ग्रोथ स्टंटेड है, जिनकी नशोनुमा बुरी है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज है। अनफॉर्चुनेटली अपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को एक्सपोज करवाएं। नताशा, क्विकली आप भी बताइएगा कि वालिदैन जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फोन, वो दूसरों को, अपने बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं? ठीक कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल बच्चों को पता होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप की निगरानी में पता होना चाहिए कि क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। और सेकेंडली बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि दोस्ती बीच में होनी बहुत जरूरी है माँ बाप और बच्चों में, क्योंकि पिछले माँ बाप जो थे वो कहते थे, जैसे माँ कहती थी, एदा प्यो बड़ा सख्त है, ए डरदा प्यो कोलों, ए चुसकदा नहीं। वो जुमले याद है आपको? बिल्कुल। वो भाई वो बेचारा बच्चा सहम के ही रह जाएगा, वो फिर अपने माँ बाप से वो बात कैसे करेगा या वो सवाल कैसे करेगा जिससे वो ग्रो करना चाहता है, जिससे वो सीखना चाहता है। तो अब दोस्ती बहुत जरूरी है, राइट, और बिल्कुल खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल में बच्चों को तो जो मर्जी करो। अच्छी, बहुत अच्छी चीज आपने ये जो है ये एंगल निकाला है। इस पर हम आगे मजीद बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन का एक गैप आ जाता है ना वालिदैन का और बच्चों का, उसे कैसे ब्रिज किया जाए अब, और क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत है, उस तरफ भी हमें आना है। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं जी, खैर रमज़ान में। अभी कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। और अभी अली ज़रा किचन में ना चलें, देखते हैं कि सिमरन नसीम जो हैं वो इस वक्त क्या हमारे लिए जो बना रही थी रेसिपी, किस हद तक मुकम्मल हो गई है और हमने उनसे क्या क्या जो टिप्स हैं वो लेनी है इस रेसिपी की। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा जी, तो हमारी प्रिपरेशंस पूरी हो गई हैं और हम अब पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने से पहले मैं अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूँ। तो मेरे पास बन कबाब के लिए हमारे बन हैं जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे किसी मार्ट से या किसी बेकरी से। उसके बाद हमारे पास है श्रेडेड चिकन है, ये बॉइल्ड है और उसका रेशा हुआ हुआ है, नमक है, प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, चीज़ स्लाइसेस हैं और श्रेडेड चीज़ हैं। ये दो तरीके की चीज़ हमने क्यों इस्तेमाल किए हैं आपको हल्के हल्के पता चलेगा। कुकिंग से पहले हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर लेते हैं और वो ये है अपने हाथ धो लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे हाथों से फैलती हैं, जर्म्स हाथों से बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो मैं डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से अपने हाथ धोऊंगी। तो खाना पकाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से अपने हाथ धोएं, क्योंकि ये देता है आपको और आपकी फैमिली को हर तरीके की बीमारियों से हिफाजत। तो हाथ धोएं और जर्म से प्रोटेक्टेड रहें। और अब हम अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, बन कबाब के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना चिकन का मिक्सचर। चिकन के मिक्सचर के लिए मेरे पास श्रेडेड चिकन है, इसमें मैं मसाला डालूंगी हमदर्द का। हमदर्द के मसाले बहुत जायकेदार होते हैं और आज मैं हमदर्द का चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल करने वाली हूँ और आगे जाके मैं इसमें कोयले का दम भी दूंगी, तो ये फ्लेवर और स्मेल दोनों एनहांस करेगा। तो मैं अपना चूल्हा गर्म कर लूँ। अच्छा, चिकन फ्राई करने के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा में है विटामिन ए, डी, ई, ओमेगा 3 एंड 6, तो ये आपके और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल थोड़ा सा मुझे अपना डालडा कुकिंग ऑयल लेना है अपनी चिकन के हिसाब से। सबसे अच्छी बात डालडा की ये है कि ये आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है और आपके खाने के जायक़ों का भी ख्याल रखता है। मेक श्योर करता है कि आपके खाना भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, ऑयल मेरा गरम हो रहा है। जब तक मेरा ऑयल गरम हो रहा है मैं आपको चिकन के मिक्सचर का बताती चलूँ। चिकन के मिक्सचर में मैंने डालना है अपना हमदर्द का चिकन टिक्का मसाला, अपनी प्याज डालनी है, नमक डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़े बहुत
अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है हम अपने बन कबाब का सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए मेरे पास है मायोनीज़। मैंने अपनी मायोनीज़ ऐड कर लिया। मायोनीज़ के साथ मैंने अपना केचप ऐड किया है। आप लोग चाहें तो गार्लिक, हॉट सॉस, बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सॉस पे मैं मसाला ऐड करूँगी। मसाले में ऐड करूँगी कि मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालनी है, हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, और मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है। नींबू डालने से ही होता है कि थोड़ा सा गार्लिक सॉस जो होता है ना, उस पर रैंच का फ्लेवर आ जाता है। सॉस हमारा डन है। ये सॉस मैंने बना लिया है। इसको मैं बना के, ये मेरा सॉस हो गया है, सॉस में साइड कर रही हूँ। ऑयल मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। ये मैंने अपनी चिकन इसमें ऐड कर दिया है। मैं हमदर्द का चिकन टिक्का मसाला इसमें ऐड करूँगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मुझे करना है। इसमें मैंने अपना हाफ टी स्पून नमक डाल दिया, हाफ टी स्पून अपनी काली मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अपना हमदर्द का चिकन टिक्का मसाला। ये अराउंड हाफ पैकेट मैंने मसाले का यूज़ किया है। आधा पैकेट मैंने मसाले का अपनी चिकन में डाल दिया है। सॉस हमारे बन कबाब को रेडी है। मेरी चिकन रेडी है और इस चिकन में मैंने डालनी है अपनी चॉप्ड अनियंस। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मुझे लगाना है इसमें कोयले का दम, क्योंकि मेरी चिकन रेडी है। कोयले का दम हमने ऐसे लगाना है कि फॉइल में या किसी बोल में आप कोयले रखें, एक कोयला जला के रखें और कोयला पैन में रख के इसको हम कवर कर लेंगे ताकि कोयले की स्मेल अच्छी से चिकन में बैठ जाए। अच्छा, ये मैंने अपने ब्रेड के पीस पे कोल रख दिया है। इस कोयले पे मैं हल्का सा अपना डालडा का कुकिंग ऑयल छिड़कूंगी। बिल्कुल एक मुझे 2 ड्रॉप डालने हैं ताकि इसका धुआं अच्छे से फैल हो जाए। ये मैंने डाल दिया। ये हमारा स्मोक हो गया है और ये मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करने से ये है कि मेरे जो कोयले की स्मेल है और कोयले का स्मोक है वो अच्छी तरह चिकन में बैठ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। हमारे शो के साथ ताबन किया है बहुत सारे ब्रांड्स ने, जैसे कि है इंश्योर कीप्स यू एक्टिव एंड फिट, और ये वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लीमेंट है फॉर ऑल एजेस। इसके साथ हमारे साथ सबरोसो है, ऑलपर्स है, रूह अफ़ज़ा है जो कि बहुत जाना माना नाम है। अच्छा, हमारा इनफ स्मोक हो गया है तो मैं अब इसको रिमूव कर देती हूँ ब्रेड को। जब आप इसकी लिड हटाएंगी ना, आपको खुद ही स्मेल से पता चल जाएगा कि इसमें दम कितना अच्छा लगा है। ठीक है, अब मैं अपनी फिलिंग स्टार्ट करती हूँ। फिलिंग के लिए मैंने अपनी सॉस रेडी कर ली थी। इस ट्रे में मैंने अपने बन लाइन अप करने हैं। ठीक है, ये बन मैंने अपने इसमें रख दिया है। अच्छा, इसमें मैंने जो सॉस रेडी करी थी, ये सॉस मैंने इसको लगानी है अच्छे से। ये सॉस इवनली मैं पूरे बन पे स्प्रेड कर रही हूँ। ये सॉस आप बाद में भी बन कबाब के साथ डिप करने के लिए साइड में एज साइड लाइन रख सकते हैं। सॉस के बाद अच्छा, अब हम आते हैं असल काम पे कि हमारे पास 2 चीज़ क्यों थी। तो ये जो चीज़ स्लाइसेस हैं, इसको मैं चिकन के नीचे लेयर अप करूँगी। पहले मैंने अपने चीज़ स्लाइसेस लेयरिंग करनी है। ठीक है, ये अच्छा खासा चीज़ी स्मोक्ड बन कबाब है, तो 2 स्लाइसेस ऑफ चीज़ हो गए हैं। इसके बाद अच्छा, ये मैंने अराउंड 3 स्लाइसेस ऑफ चीज़ यूज़ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी चिकन का मिक्सचर इस पे डालना है। अभी भी इसमें से बहुत मज़ेदार स्मेल आ रही है कोयले की,
और तिक्का मसाला इसमें हमदर्द का डल गया है, तो बिल्कुल ही इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है। ये मैंने चिकन अच्छे से स्प्रेड कर दिया है इवनली, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो बन कबाब का जो बन है उसको भी पहले फ्राई कर सकते हैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के लिए, लेकिन मैं इसको ओवन में अभी माइक्रोवेव में डालूंगी। करूँगी मैं ये कि इसके जो टॉप है इसमें मैं बटर से थोड़ा गार्निशिंग करूँगी एंड देन मैं इसको माइक्रोवेव में डालूँगी, तो ये गर्म भी हो जाएगा, इसके अंदर की चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और जो बटर से मैं इसको कोट करूँगी उससे बटरी टेस्ट भी आ जाएगा। अब मैंने अपनी चीज़ जो श्रेडेड चीज़ है अब यहाँ पे करनी है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और जल्दी जल्दी बन जाने वाली है। इसमें कोई आपको कोई हार्ड एंड फास्ट इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स सबके घरों में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। ये मैंने बटर लेके इसको अच्छे से चारों साइड से कोट कर लिया ताकि जब अवन से निकलें, ठीक है। ये मेरा बटर पूरा स्प्रेड हो गया है। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको डालूंगी माइक्रो ओवन में या अंटिल इसकी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, जब तक हमारी चीज़ मेल्ट हो रही है, जब तक हमारे बन कबाब्स प्रिपेयर हो रहे हैं, हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। तो ड्रिंक में आज हम बनाने वाले हैं मिंट लेमनेड। मिंट लेमनेड हर कोई पसंद करता है, तो मैं एक क्विक सी रेसिपी लेके आई हूँ ताकि आप चलते फिरते घर पे बना लें और जब दिल चाहे आपका आप बना के पी सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, मैंने थोड़ा सा पुदीना पीस के रखा हुआ है। पुदीना पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि पुदीना बहुत ड्राई होता है और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मेरे पास है लेमन और नमक, काली मिर्च, आइस क्यूब्स। जग में मैंने करना ये है कि पहले मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डालना है। आधा ग्लास मैंने पानी इसलिए डालना है कि मैं पहले जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स कर लूँ, उसके बाद हम इसमें 7 अप डालेंगे जो कि ये रेसिपी कंप्लीट करेगा। 7 अप सबकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक है और 7 अप हर ड्रिंक को बहुत मज़ेदार और एक्स्ट्रा बना देती है। ठीक है, मैंने इसमें अपना पुदीना का पेस्ट डाल दिया, तकरीबन 1-1.5 नींबू मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल पिंच के करीब मैंने इसमें नमक डालना है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च डालना है, ठीक है। ये हमारी चीज़ें तैयार हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी अपनी आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स मैं स्टार्ट में इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरा जो बेसिक जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं, ताकि जब इसमें मैं 7 अप डालूँ, इफ्तार पे तो वैसे भी ठंडी ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, तो जितनी भी आइस क्यूब हों वो कम ही हैं। मैं ग्लासेस रख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे बन कबाब्स हो गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका बटर किस तरह मेल्ट हो गया है और इसका फ्लेवर भी बन में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। एक तो मेरे पास पुदीना है और एक मेरे पास नींबू है जो कि मैंने इस्तेमाल करना है अपने ड्रिंक की प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, मैं एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक भी आपको बता दूँ। ग्लास का जो ये राउंड है ना, इसको आपने नींबू से अच्छे से इस तरह रैप करना है। रैप करने के बाद आपने इसको डिप करना है नमक में, तो ये आपका ग्लास गुड टू गो है, ठीक है। इसमें मैंने डालना है अपना मिक्सचर, हाफ ग्लास, हाफ ग्लास ये हो गया। अब मैं ऐड करूँगी 7 अप जिससे ये ड्रिंक कंप्लीट होगी। ये हमारी ड्रिंक देखने से आपको लग रहा होगा कितनी टेम्पटिंग है। ठीक है, ये हमारी ड्रिंक्स और हमारा बन कबाब रेडी है। मैं बन कबाब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि मैंने जो चीज़ इसमें ऐड ऑन करी थी वो मेल्ट होने के बाद कैसी लग रही है।
ये हमने इसको ऐसे कट करना है और आप देख सकते हैं इसमें से कितना मज़ेदार धुआं निकल रहा है एंड इट ऑल्सो स्मेल्स वेरी नाइस। मेल्टेड चीज़ भी पता चल रही है और इसमें से खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है, कोयले की और तिक्का मसाले की भी। ये हमारी ड्रिंक है, ये हमारे बन कबाब है, ये हमारी आज की रेसिपी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करेगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। वेलकम बैक टू खैर रमज़ान जी। अब बात करने जा रहे हैं सूफियाना कलाम की मायानाज गुलकारा, सुरों की मलिका और दुनिया भर में सिंध और पाकिस्तान की पहचान आबिदा परवीन साहिबा से। आज वो अपनी 72वीं सालगिरह मना रही हैं। हमने कहा कि हम उनको विश करें। आबिदा जी जो 20 फरवरी 1954 को लाड़काना में पैदा हुई और मौसीकी की तरबियत उन्होंने अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल की और फिर रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया आबिदा जी, और उसके बाद फिर ये जो सफ़र है आज तक चलता आ रहा है, नेशनली इंटरनेशनली हर जगह वो छाई हुई हैं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिस कदर खूबसूरत आपकी आवाज़ है, आपका 72 बरसों का ये सफ़र था, आपको मुबारक हो। क्या कहेंगे आप अपनी सालगिरह के मौके पर अपने चाहने वालों से? बस मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ जो हम बुजुर्गान दीन का जो कलाम पढ़ते हैं वो बस आपसे मैं जो जब शेयर करती हूँ तो उससे बड़ी खुशी मुझे जो है नजर ही नहीं आती। अरे वाह, बिल्कुल आबिदा जी, वो जो एक कैफियत है उसको शेयर करने में जो एक करम है अल्लाह ताला का, वो बड़ा वाह माशाल्लाह, बड़ा ख़ास करम है जो आप पर ही है खुसूसी तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से आप कोई भी कलाम पढ़ते हुए वजद में आती हैं तो आपका तो एक राबता ऊपर कनेक्शन जो है वो बहाल होता ही होता है। जो आपके सामईन हैं उनके साथ एक खूबसूरत राबता आप बहाल कर लेती हैं। जिस तरीके से आप पर सूफ़ी रंग नुमाया होता है, जो आपकी तबीयत की आजिज़ी इंकिसारी है, हमारी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ा देती है। बस मैं इस लायक नहीं हूँ, बस ये पंजतन पाक का करम है, उस ज़ात पाक का करम है जो हम चल रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल तुम्हारा करम है आका। बात अब तक बनी हुई है। आबिदा जी, रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज दूसरा रोजा है और देखिए कितनी भाग्यवान बात है कि रोजों में मेरी सालगिरह आ गई है। माशाल्लाह, आपसे बात हुई माशाल्लाह। आपने आबिदा जी, आपकी जो गायकी है, आपकी जो आवाज़ है, नस्लों को मुतासिर किया है आपने। हम भी चाहेंगे कि आज आपकी सालगिरह के मौके पर आपके चाहने वालों के लिए आप कोई कलाम पेश करें। जी जी, मैं पेश करती हूँ जी, प्लीज जी। मुझसे बोलो ना, बोल मेरी सुन या न सुन, मुझसे बोलो ना बोल, मुझसे बोलो ना बोल, मेरी सुन या न सुन, और मैं तो न छाड़ूंगी ऐसा, अरे मैं तो न छाड़ूंगी ऐसा रे, मुझसे बोलो ना बोल। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था। वाह, क्या बात है, खूबसूरत। आबिदा जी, आपकी मौजूदगी से, आपकी आवाज़ से हमारी ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसको भी 4 चांद लग गए। कोई पैगाम हमारे नाजरीन के लिए इस मौके पर देना चाहें? बस अब ये जो आपने इतनी मोहब्बत से जो आपने फोन फरमाया है, वो हमेशा मैं तो सारी जितने भी कायनात के सुनने वाले हैं उनसे मैं दरखास्त करूंगी कि मेरे लिए दुआ फरमाएं और से और जो कलाम मैं आपके लिए ढूंढूं और मेहनत करूं। तो बड़ी एक जो समझ लीजिए कि लफ्ज मुझे आ नहीं रहे, जो एक बेचैनी है एक कलाम बनाने की या कलाम सुनाने की, वो हमेशा जिंदा रहे, ताबिंदा रहे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आबदा जी, आपसे तो बात करते हुए अब हमारे अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं, उनका चुनाव हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी हस्ती हैं आप माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत रखे। और जिस तरीके से इस माह मुबारक की हमने बात की आबदा जी, हर कोई उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग मजबूर हैं, तकलीफ़ों में हैं, और उसे कह ले कि महंगाई और दूसरी जिस तरह की भी तकलीफ़ें हैं, उन सामीन के लिए, उन देखने वालों के लिए आपका कोई ख़ास पैगाम? बस यही पैगाम है कि ये जो कलाम है, कलामुल्लाह, अल्लाह सही का जो कलाम है, वो सुनते रहें। और बड़ी यही जो खिंच है ना अल्लाह सही के नामों में, उनके बयान में, क्योंकि बयान तो हम कर ही नहीं सकते, हम छोड़ते हैं कि अल्लाह से खुद अपनी जात का बयान फरमाए। तो बस यही एक बारगाह है जो हमारा छुटकारा है और हमें जो है वो सेहतयाबी अता करता है, और हमेशा सारी दुनिया कायनात के लिए वो रब्बुल आलमीन है, पंजतन पाक का जो घराना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार वो ही करम करेंगे शहंशाह। तो हर बंदे पे अल्लाह का करम है, बयान ही नहीं कर सकता, बयान ही नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आबदा जी, और जाते जाते एक बार फिर से हम सब की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हमारे ऊपर सलामत रखे, और इस तरह से जो आप जिस तरीके से जो राबता आपने खुदा के साथ आपने बताया कि हर एक शख्स का है और वो कितना खूबसूरत है, उसमें वो जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। और तो बड़ी बेहतरीन लेजेंड्स ही हैं जिनकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक जाती है, अर्श तक जाती है, जहाँ पर हमारी फिर सुनवाई भी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आप फ़न मौसीकी का एक ऐसा अहद हैं जिसका कोई सानी नहीं है, मुनफरिद लहजा है, आपकी पहचान है, आपका खासा है। तो आजी और ख़ुसूसी तौर पर ये जो आजिज़ी और इनकिसारी है ना आबदा जी की तरबियत की, वो वाकई इनकी तबीयत का हिस्सा मालूम होती है, और जिस तरीके से मुतासिर करती आ रही हैं नस्लों को, वो काबिल दीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आबदा जी एक बार फिर से आपका। हम खैर रमज़ान में अभी कुछ ही देर में वापस आते हैं। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उनसे, उनके रोज़ों का हवाल जान रहे हैं, अपने टॉपिक पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारी खुसूसी मेहमान नताशा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। नताशा, हम ये जानना चाहते हैं कि नताशा का रमज़ान कैसा गुजरता है, और अभी तो आगाज़ है चूँकि, तो कोई ख़ास नताशा आलू गोश्त खिलाएंगे ये अब तो ये ऑनर हो गया, बात मेरे पे आएगी। पिछले साल वो जो आप ही नहीं आए, मैंने लास्ट ईयर रमजान में आपको कहा था, मैं तो यहाँ पे सबको इनवाइट करके गई थी कि भाई आए, मैं आपको अपने घर पे आलू गोश्त बना के खिलाऊंगी। आप लोग आए ही नहीं। बस इस बार अब की बार मेरा ख्याल है ये वादा जो है वफा होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए। यार मेरा जो रमजान है वो पिछले काफी साल बीच बीच में टूट के, जैसे मैंने पिछले साल और इस साल नहीं किया। अदरवाइज तो ये होता है ज़्यादातर कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन ही होस्ट कर रही होती हूँ, तो काम भी चल रहा होता है, रोज़े भी चल रहे होते हैं। और अगर कुछ ऐसा नहीं है, जैसे लास्ट ईयर मेरी लाहौर में ही था मेरा वो चैनल, तो मैं बड़ी खुश थी कि यार घर पे ही रमज़ान भी गुजर जाएगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन उसमें होता ये था कि मैं अफ्तारी के बाद घर पहुँचती थी, तो फिर मैं मिस करती थी कि यार वो इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करना एंड दिस एंड दैट, मतलब वो वाली चीज़ें जो हैं। और अगर मैं कराची में हूँ तो फिर तो बिल्कुल ही, मतलब आप काम में बिजी हो, मैं बिल्कुल ही उदास सी होती हूँ ना, कि यार मतलब आप कराची में अकेले आपने क्या सहरियाँ अफ्तारियाँ करनी है। फैमिली के साथ ही रमज़ान आपके खानदान के साथ है। हाँ, ये तो मैं नहीं मानती, मैं तो ये भी नहीं मानती आपके दोस्तों के साथ है। दोस्तों के साथ भी नहीं है आपका रमज़ान, आपकी फैमिली के साथ है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरा रमज़ान ये है। आपसे भी पूछना चाहेंगे, नॉर्मली तो हमें पता है कि रमज़ान में आपकी मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि रहनुमाई की ज़रूरत होती है लोगों को, लेकिन जब आप सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, तो उस दौरान क्या आपकी रूटीन रहती है? देखिए, मेरा अली भाई, मेरी कोशिश होती है कि मैं अफ्तारी भी घर में अगर मौका मिले तो करूं, क्योंकि आपकी अफ्तारी हमारे साथ ही होती है। बिल्कुल, वो आपके साथ होती है। पिछले रमजान भी ऐसे ही हुआ था और इस रमजान बेशक। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि जो रिमेनिंग टाइम है वो घर जरूर दूं। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा दिल करता है कि मैं अपने वालिद के साथ खास तौर पे टाइम स्पेंड करूं।
ही इज़ ओल्ड, तो वालिद के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ या वाइफ के साथ वो जो आप फैमिली टाइम, जैसे अभी नताशा भी कह रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि रमज़ान की बरकत स्पिरिचुअल तो है ही है कि कम्युनिटी को जो इकट्ठा करता है ना, ये अपॉर्चुनिटी भी आपको किसी और महीने में ऐसे नहीं मिलती। हर किसी के टाइम शेड्यूल अलहदा से होते हैं, काम के मसाइल होते हैं, तो वो जो दस्तरखान पे इकट्ठा होना है सहरी के वक्त भी या अफ्तारी के वक्त भी, तो आई रियली मिस दैट ऑल्सो जब मैं ये ट्रांसमिशंस करता हूँ। और एक बात और भी जो मैं फील करता हूँ, गो के रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत शानदार काम कर रही हैं बाय एंड लार्ज, और खैर रमज़ान तो बहुत एजुकेशनल अंदाज में हम काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो ज़ाती इबादत का टाइम है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है कहीं ना कहीं। तो आप ये नहीं समझते कि ये भी इबादत है? नहीं, मैं तो समझता हूँ, नासिर साहब जरा रोशनी डालेंगे इसके ऊपर। नासिर साहब समझे हम तो यही समझ के कर रहे हैं ना। खैर मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं ना एक जज्बे के तहत ही कि चले हमें अल्लाह ताला ने अगर कोई इल्म दिया है तो हम पढ़ें, मज़ीद सीखें और आगे फैलाएं। शायद हमारी बात किसी तक पहुंच जाए, वो अमल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। बेसिक तो यही। आमीन, बेशक। अच्छा, लेकिन ना मैं बाज़ औक़ात अपने घर में बैठा हुआ सुन रहा होता हूँ, मेरी मिसेज़ अपनी किसी फ्रेंड से या सिस्टर्स में से किसी से बात कर रही है कि यार नासिर चले जाते हैं तो अफ्तारी का मज़ा नहीं आता, नहीं होते तो नहीं, मैं तो कुछ भी तैयार नहीं करती। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये होता है, घर में वो अफ्तारी तैयार ही नहीं करते, मैं हूँ तो बहुत एहतमाम होता है, चीज़ें लाती हैं, पकाती हैं, उस दिन उसका शौक़ देखने वाला होता है। और वो जब ये मैं जुमला सुनता हूँ कि ये नहीं होते तो बस हमारा तो अपना दिल ही नहीं करता, तो बस कुछ भी नहीं। तो ये बहरहाल ये एक ना चीज़ मिस होती है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ जब अफ्तार करता हूँ तो बकाया छोड़ देता हूँ ताकि मैं जानबूझ के घर जाके डिमांड करता हूँ कि दही फुल्की किधर है, फलां किधर है, फलां। इसलिए कल जो बोल रही थी ना, हर चीज़ ही खाने से रोक रही थी, तो मैंने एंड पे बोल दिया कि भाई ऐसे भी नहीं है, आप ये क्या करें, अगर सारा कुछ रोक के चले जाए। तो फिर मैं घर में जाके पूछता हूँ ताकि हर चीज़ तैयार हो, उन्हें फिक्र हो मेरी कि वो आके मांगेगा, तो हर चीज़ वो बनाए ताकि खुद मेरे साथ घर वाले भी खाएं। तो मैं जाके घर में थोड़ा थोड़ा फिर हम चाय पीते हैं, तरावी से पहले थोड़ा टाइम, लेकिन अच्छा क्वालिटी टाइम मिल जाता है। तो नताशा, आप भी आलू गोश्त के अलावा कुछ और अच्छा बना ये पिछले 1 साल से ना ये एक मजे का हम लोगों में बना हुआ है। आलू गोश्त के अलावा क्या और भी कुछ अच्छा बना लेती है? जी, मैं सब कुछ बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा जी, आजकल अफ्तारी में आपने आना जरूर है इस बार, ये मैं आपको बता दूं। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि ईद के बाद नहीं, तब आप वापस चली जाएंगी नताशा, आप कराची चली जाएंगी। ईद के बाद आना है आप लोगों ने, हमने रमजान में ही आना है क्योंकि अफ्तार तो हमारा यही आ जाएंगे। आप हमें वो फिर दावत दे दें। आप नहीं, आप जरूर आए, लेकिन देखें ईद वाले दिन ही आए, वही आप वाली बात, एक ही दफा में सारे वो तो भुगताऊ प्रोग्राम नहीं, वो मुश्किल है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अली ने पूछा आप क्या बनाती, मुझे ये बताएं कि अफ्तार का जो दस्तरखान होता है उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है, आप क्या अच्छा बनाती है जिस पे सब कहते हैं कि आप यही बनाओ? मैं दही बड़े बना लेती हूँ, फ्रूट चाट बना लेती हूँ अम्मी के साथ मिलके, और बाकी जो तलने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी अम्मी कर लेती हैं। मैं कहती हूँ मुझे ये वाले 2 काम दे दें, बाकी अगर सब्जी काटनी है या कोई बीच में हेल्प करानी है तो वो मैं ज़रूर कर देती हूँ। अदरवाइज़ खाना वाना बनाने में अम्मी ही कर रही होती है। कभी अगर मुझे लगे कि वो ज़्यादा थक गई हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं बना लेती हूँ, तो फिर उस दिन मैं बना लेती हूँ। अच्छा, अच्छा, आपने कराची के भी अफ्तार जो है वो आपके वहाँ भी गुजरे और लाहौर के भी। मुझे ये बताएं कि दस्तरखान पे जो खुसूसी वो कहते हैं ना एक कौमी ड्रिंक और कौमी वो जो फ्राइड आइटम्स, वो क्या वैसी ही होती हैं हर जगह पर या फिर मुख्तलिफ होती हैं? लाहौर की अफ्तारी बेहतरी होती है। कौमी ड्रिंक जो है ना तो हर जगह देखी जाती है। अच्छा, हर जगह देखी जाती है। अच्छा, ठीक है। उसके बगैर तो मुझे लगता है कि अफ्तार पूरा मुकम्मल है। फाहसा भी मुझे लगता है। और जो कौमी फ्राइड आइटम्स है उनका बताया ना, जो हम कल नासिर साहब बड़ा गुस्सा हो गए थे, उन्होंने कहा समोसे और पकौड़े मस्ट हैं, समोसे पकौड़े बहुत जरूरी है। एक सवाल हिना और अली भाई आप जरूर नताशा से करें, हमें तो ये फीलिंग थी कि जो सेलिब्रिटीज हैं बड़े डेलिकेट से होते हैं, किचन में जाते नहीं है, नॉट टाइप, तो आप जाती हैं माशाल्लाह? मैं जाती हूँ, मैं बर्तन भी धोती हूँ, मैं घर की सफाइयाँ भी करती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। आई थिंक बाकी सेलिब्रिटीज को भी जरा क्यों लेनी चाहिए। साहब आप बताइएगा, आप हाथ बटाते हैं जब घर में मौजूद हो? आप यहाँ से हमें छोड़ते इतना देर से हैं कि हम हाथ बटाने की नियत रखते हैं। ये अच्छा एक्सक्यूज है वैसे। हम हाथ बटाने की नियत जरूर रखते हैं। मुझे लगता है नासिर साहब आप लोग ना ये एक्चुअली वो जुमला था जो ये घर जाके एक्सक्यूज देते होंगे। बिल्कुल, उन्होंने छोड़ा ही इतना ले, मैं क्या मैं थक गया। आज असल में ना देखे, कल आप लोग सारे पकौड़ों और समोसों के खिलाफ बोल रहे थे, आज आप आंसर के बातें कर रहे हैं समोसों की। आप रोजाना ये खुला तज़ाद है। मैं जाती तौर पर ना जी छोटे मोटे जब कभी कोई घर में
काम हो रहा हो तो मुझे चाय बनानी अच्छी आती है, शौक करता हूँ। अब मेरी मिसेज कहती है आप वो भी अच्छी नहीं बनाते, पता नहीं क्या हो गया, कोई देर हो गई काफी, जरूरी नहीं है कि हर किसी को इम्प्रूव भी करनी चाहिए थी, वक्फा आ गया कुछ शायद। तो काम मैं थोड़े बहुत सारे कर लेता हूँ, कोई घर में ना हो, मुझे आते हैं। जो हॉस्टल लाइफ गुजारी है ना जिसने, जो घर से अकेला रहा हो, हॉस्टल में रहा हो, तो काम कर लेता है सारी चीज़। सोया रोटी नहीं पका सकता लेकिन चीज़ें डिफरेंट पका लेता हूँ इंशाल्लाह। शाह जी जिस दिन दावत करेंगे उस दिन को अपनी पका के चीज़। अरे वाह, अब तो बनता है, मतलब पूरी मुझे लगता है एक मुश्तरका दावत कर ली जाए जो कि वन डिश होगी। बिल्कुल सब मेरा ख्याल है। लास्ट ईयर देखें नताशा ने और शाह जी ने ऐलान किया था, वो नहीं पूरा हुआ। अब अब आप ऐड हो गए, अब जरा ऐलान करेंगे बाकायदा तीनों आप लोग, और फिर हम जो है वो मैंने बकरा ईद पे यहाँ पे मैं सबको मधु करके गई थी कि जब बकरा कटेगा उसका गोश्त आएगा, फिर मैं गोश्त आलू गोश्त बनाऊंगी। अब हम बकरा ईद तक दोबारा इंतजार करने वाले हैं। तो बकरा ईद नहीं है तो गोश्त जाके मार्केट से खरीद। इधर से तो जवाब हो गया, आप दोनों के जो है ना। हम तो बिल्कुल जी दावत भी सबके लिए इंशाल्लाह हम दावत से भागेंगे भी, बल्कि नताशा को भी बुलाएंगे। जी जी, इनके कराची जाने से पहले वो दावत करेंगे, लेकिन आलू गोश्त लेके असल में ये जो जेनेरिक दावत है मेरी तरफ ही है, ये जो जेनेरिक सीधा होता है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। आप डेट मेंशन हो, टाइम मेंशन हो, फिर वो पूरी हो जाती है। वेन्यू भी बस वो आप तीनों ने डिसाइड करना है, कर लें। मेरा ख्याल है हमने ब्रेक पर जाना है, उससे पहले हमें जरा कंफर्मेशन होनी चाहिए। डिनर टाइम इज डिनर टाइम यार, वो इफ्तारी और सहरी के बीच में। चलें जी, ये तो तारीख पक्की हो गई है, लिए बस डेट हमने डिसाइड करनी है और वेन्यू जाना है। हमने तो हमें इनवाइट कर लिया। चले जी, अभी हम ब्रेक पर जाते हैं जी खैर रमजान में, और कुछ ही देर में लाहौर में अफ्तार होने वाला है। खैर खैरियत से अफ्तार कीजिए, दूसरा रोजा है, और आपको बताया ना कि हाथ हल्का रख के अफ्तार कीजिएगा। माशाल्लाह आगे मजीद रोजे पड़े, अगर खैरियत से गुजारने हैं तो हाथ हल्का जरूर रखिएगा। ब्रेक पे जाएंगे। रमजान में एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। लाहौर का अफ्तार भी हो चुका है, कराची का भी अफ्तार हो चुका है। उम्मीद है कि खैर खैरियत से आपका दूसरा रोज़ा अफ्तार हो गया होगा, और अभी हम ये अली कह सकते हैं पता भी नहीं चला 2 रोज़े गुजर गए हैं और कुछ थोड़े रोज़े बाकी रह गए हैं। ये हम हर रोज़ अपने आप को तसल्ली के लिए कहते हैं, लेकिन ये महीना जितना लंबा हो उतना ही हमें अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके से आपको पता चलता है जो ही आप अफ्तार करते हैं ना, स्लो डाउन हो जाता है सारे का सारा सिस्टम। हमारा हम इतना कुछ खा लेते हैं अफ्तारी में कि उसके बाद मुश्किल होता है। लेकिन चले जनाब, अपना जो खूबसूरत आज का टॉपिक था, बड़ा जरूरी मसला था, उसको कंक्लूड करते हैं। नासिर साहब कैसे कंक्लूड करेंगे? हमने बड़ी जबरदस्त डिस्कशन की, बड़े अच्छे टिप्स आपने पेरेंट्स। मैं वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप से बहुत अटैच्ड होते हैं। आप मसलन में ये बात बार बार कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ अल्लाह करे हर जहन में ये बात बैठ जाए। एक छोटा सा बच्चा है ना, जिस माँ का वो गरीब है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए भी पूरा कुछ नहीं, और बहुत अमीर खातून या अमीर मर्द उससे अपनी तरफ बुलाए तो वो बच्चा नहीं जाता। वो अपने बाप के साइकिल पर खुश होता है, वो अपनी वालदा की झोली में खुश होता है। उसे दुनिया की कोई नेमत अट्रैक्ट नहीं करती अपने माँ बाप के सिवा। फिर क्या होता है कि 4-5 साल गुजरते ही बच्चा माँ बाप से दूर होने लग जाता है। हमने बच्चों को ज़बरदस्ती दूर कर दिया। पूरी दुनिया में ये मोबाइल के पैकेजेस, ये नेट महंगा है, हमारे पास पाकिस्तान में सस्ता है। दुनिया भर में बाकी चीज़ें सस्ती हैं, हमारे यहाँ वो महंगी हैं। ये चीज़ बाकी दुनिया महंगी है, हमारे यहाँ सस्ती है। सिर्फ़ और सिर्फ ये कि हमारी नई नस्लों को ख़राब कर रही हैं। वालिदैन छोटे रह जाते हैं, वालिदैन ख़ुद पर काम नहीं करते। औलाद जब थोड़ा आगे बढ़ती है फिर इन्हीं माँ बाप से दूर हो जाती है। तो वालिदैन को चाहिए ख़ुद अपने ऊपर काम करें, अपने आप को भी ट्रेन करते रहें, और वो चीज़ें फिर आगे बच्चों में पैदा करें। बहुत ही खूबसूरत बात किया आपने प्रोफेसर फहद। आप सुन ही रहे हैं कि ये जो एक ताल्लुक़ होता है बच्चे के साथ, वो बड़े से बड़ा शख्स भी और अमीर से अमीर ज़्यादा भी अगर उसको बुलाएगा तो वो बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन क्या फ़र्क आता है जब हम देखते हैं कि वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप को पीछे छोड़कर वो जो ये डिजिटल दुनिया की जो बहुत ही रानाइयाँ हैं उसमें से खो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ना पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करनी है कि लोगों को बच्चे जब ग्रो हो जाएंगे तो वो आपको छोड़ेंगे अल्टीमेटली। उनकी भी अपनी लाइफ होगी, कल को उनकी शादियां होंगी, उनकी बीवियां आएंगी, मतलब बीवी आएगी, व्हाटएवर, फैमिली बनेगी। तो पेरेंट्स जो है ना एट टाइम्स वो गिव अप नहीं कर पाते। हाँ। वो खुद ये चीज़ वो ट्रांजिशन नहीं कर पाते कि यार अब हमारे बच्चों ने भी ग्रो होना है। तो बचपन से एक पेरेंट अपने आप को भी ये समझा ले
कि हमने बच्चों को एक ख़ास मुद्दत तक रखना है, फिर इनकी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू होनी है, वो अपनी ज़िंदगियों में आगे जाएंगे। टॉक्सिक अटैचमेंट बहुत घटिया फिनोमेनन है। टॉक्सिक अटैचमेंट आपकी कम्युनिटी में आपके घरों को बर्बाद कर देता है। आप इनएडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली अपने बच्चों की खुशियाँ छीन लेते हैं। तो आपने अटैचमेंट रखनी है, मगर वो टॉक्सिक अटैचमेंट ना हो, ना बेजा लाड प्यार करें, ना बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करें। एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, कुछ माइक्रो मैनेजमेंट, कुछ सुपरविजन, कुछ ऑटोनॉमी भी, आज़ादी भी। इसके कॉम्बिनेशन से बच्चे को ग्रो होने दें। लेट द किड्स मेक देयर ओन मिस्टेक्स ऑल्सो। मिस्टेक से वो सीखेंगे और उनके ऊपर बेजा प्रेशर ना डालें। आजकल ये भी है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर वो नंबरों की एक दौड़ लगाई हुई है और वो बच्चा लाइफ लॉन्ग एंग्जाइटी में चला जाता है। भाई आपके बच्चे के अंदर आपके तरह के टैलेंट्स हैं, दूसरे के बच्चे के अंदर दूसरी तरह के टैलेंट्स हैं। दोनों को कंपेयर मत करें, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन मत करें। बिल्कुल ठीक। वो डॉक्टर बन गया है, आपका बच्चा हो सकता है वो आर्टिस्ट बन के किसी आर्ट स्कूल में चला जाए और वहां पे टॉप करता रहे। बिल्कुल ठीक। आपने जरूर उसको मेडिकल और इंजीनियर बना के उसको पागल करके छोड़ना है, डिप्रेशन का मरीज बनाना है। बिल्कुल ठीक है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए और टॉक्सिक अटैचमेंट से बचें। और कल को बच्चों की शादियां भी होनी है, उनको वो स्पेस दें कि वो उस तरह भी ग्रो कर सकें। कितनी कम्युनिटी में बेहतरी आएगी इस टिप के बाद से, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पर आपने रोशनी डाली है। जी नताशा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए तरबियत के अंदर। और ये पिछले माँ बाप जो है ना इस मामले में थोड़े ज़रा ज़्यादा टॉक्सिक हैं आई थिंक। ये वाले माँ बाप जो है ना, ये वाले फिर भी थोड़े ज़रा वो हैं कि बच्चों को हम छोड़ देंगे या जो भी। पिछले वाले जो माँ बाप है ना वो नहीं छोड़ना चाहते अपने बच्चों को कभी भी। जैसे माएँ कहती हैं कि हमारे बेटे की शादी हुई तो घर पे ही रहे, मतलब वो अलग ना हो, अलग घर ना ले, और ये वो ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है कि हमारा मुआशरा, हमारी तरबियत और हमारा जो कल्चर है वो हमें सिखाता भी यही है कि यार हम लोग इकट्ठे रहेंगे। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम इज गुड, माँ बाप के साथ रहो, घुल मिल के रहो। लड़ाइयाँ झगड़े जहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे फिर इंसान कहता है कि यार अलग हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो वो वाला भी ठीक है एलिमेंट, लेकिन ये भी सही है कि बच्चों को एक स्पेस देनी चाहिए जहां वो सुकून से रहना चाहते हैं। वो सुकून में होंगे तो वो अपने माँ बाप के साथ भी सही रहेंगे, अपने काम के साथ भी सही रहेंगे, अपनी मैरिटल लाइफ के साथ भी सही रहेंगे। और अगर उनको प्रेशराइज किया जाता रहेगा, पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करें, शादी के लिए करें, साथ रहने के लिए करें, किसी भी चीज़ के लिए करें, किसी भी इंसान को प्रेशराइज, तो वो दिमागी तौर पे बिल्कुल जीरो होता जाता है। वो किसी चीज़ में फिर बेचारा इन नहीं रह सकता, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो काम हो, वो बेचारा बिल्कुल ही बट के रह जाता है। तो आई थिंक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले माँ बाप को भी ये कहना चाह रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बैलेंस रखें। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को आप दबा के रखेंगे। बच्चा 40 साल का हो गया लेकिन बच्चा आपकी नजर में बच्चा है। बच्चों की भी जिम्मेदारी है, ये जो ग्रोन अप बच्चे हैं, कि वो अपने वालिदैन को इस चीज का समझाएं थोड़ा सा। हाँ जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप हर तरह से बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अर्ली स्टेज से ही उन्होंने अब समझाना शुरू कर दिया है। मिलेनियल्स तो बेचारे सैंडविच होकर रह गए, वो तो सैंडविच होकर रह गए कि वो कभी बच्चों की सुनते हैं कभी वालिदैन की सुनते हैं। लेकिन नासिर साहब आप बड़ी गहरी सोच में चले गए कहीं। मैं कहता हूँ बच्चों को एक अदब सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को सिखाने के लिए खुद सीखना होगा। ये मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ, खुद सीखे। वालिदैन पीछे रह जाते हैं, बच्चे आगे निकल जाते हैं। बच्चे माँ बाप को पुराना समझने लग जाते हैं। माँ बाप को बच्चों का उसी तरह आइडियल रहना चाहिए जिस तरह 2 साल के बच्चे का आइडियल उसका बाप है, 20 साल के बच्चे का आइडियल भी उसका बाप होना चाहिए, 30 साल के बच्चे का आइडियल भी उसका बाप। जो बच्चा आगे बढ़े, वालिद को भी आगे बढ़ना चाहिए ना। हम पैसे कमाने वाली मशीनें बन गए हैं, हम अपने बच्चों के सामने छोटे हो जाते हैं। एक वक्त आता है बच्चा कहता है पुराने वक्तों के ये लोग, इन्हें कुछ पता नहीं है, वो इनको तनहा छोड़ देता है, फिर ये रोते हैं। पहली बात यह है कि बच्चों पर इन्वेस्ट करें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को लाइफ लर्निंग स्किल्स सिखाएं। परिंदे अपने बच्चों को आलने बना के नहीं देते। हम अपनी सारी जिंदगी की कमाई उनके घर बनाने में लगा देते हैं। क्यों भाई? आप उन्हें उड़ना सिखाएं, बच्चों को उड़ना सिखाएं। बच्चे खुद उड़ेंगे, बच्चे खुद कमाई करेंगे, बच्चे खुद बनाएंगे और माँ बाप का भी ख्याल करेंगे, अपनी बीवी का भी ख्याल करेंगे। तो फिर ऑफेंस ना लें उनको उड़ने। बिल्कुल ऐसा ही। आप सबके हम मशकूर हैं। इतना खूबसूरत टॉपिक था, उसको बड़ी बेहतर तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से कंक्लूड किया। हम सब मेहमानों के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें खैर रमज़ान में ज्वाइन किया। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे हमारी मुलाकात कल होगी। जाते जाते दरख्वास्त करेंगे ज़िशान भट्ट साहब से कि वो नाते रसूल मकबूल पेश करें। सरवर कहूं
के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे।